पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी ये बात कभी नहीं मान सकता। दिनेश ने हैरानी और गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने पिता उससे ऐसी मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उनकी आंखों में ऐसा दबाव था जिससे साफ समझ आ रहा था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाकर रहेंगे। उन्होंने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, क्यों नहीं मान सकते तुम? जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते दिनेश? उनकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि कमरे का माहौल भारी हो गया। दिनेश कुछ पल उन्हें देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, हरगिज नहीं। उसके अंदर का गुस्सा जैसे किसी तरह बाहर आने से खुद को रोक रहा था। तभी उसके पिता ने सामने रखी टेबल पर जोर से पैर मारा। टेबल धक्का खाकर दूर जा गिरी और कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। उन्होंने उंगली उठाकर धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये सुनते ही दिनेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो घबराकर उनके सामने आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, पापा, आप उस औरत से शादी करेंगे और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? उसके पिता ने बिना किसी पछतावे के ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो। जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? इतना कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गए। दिनेश वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसने पीछे से आवाज लगाई, पापा, आप गलत कर रहे हैं। मम्मी ये सब सह नहीं पाएगी। लेकिन उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। दिनेश तेजी से उनके पीछे कॉरिडोर तक आया और ऊंची आवाज में पुकारा, पापा, मगर वह बिना रुके आगे बढ़ते गए। दिनेश की आंखें लाल हो चुकी थी। वह दोनों हाथ सर पर रखकर वहीं खड़ा रह गया। मैं क्या करूं? उसने खुद से कहा। अगले ही पल श्रुति का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह लड़की जिससे वह दिल से प्यार करता था, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन अब सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था। उसका दिल जानता था कि अगर उसने अपने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी माँ की इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। वह एक तरफ अपने प्यार को देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी माँ की टूटती दुनिया को। आखिरकार काफ़ी देर तक खुद से लड़ने के बाद उसने फैसला कर लिया। वह भारी कदमों से गाड़ी तक पहुंचा और अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते भर उसका दिल बेचैनी से धड़कता रहा। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचा तो देखा उसके पिता सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। दिनेश धीरे से उनके सामने जाकर रुका और टूटी हुई आवाज़ में बोला, पापा, मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए। ये कहते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी हार दी हो। कमरे के अंदर अस्पताल के बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। उसका कमजोर शरीर और टूटती सांसें बता रही थी कि वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। दिनेश के पिता ने राहत की सांस ली और बोले, रुचिका बाहर गई है, आती होगी, शादी की तैयारी करो। ज़्यादा धूमधाम से नहीं तो मंदिर में सादगी से ही सही। इतना कहकर उन्होंने तुरंत किसी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद रुचिका भी वहां आ गई। दिनेश ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उतर आई। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था क्योंकि उसी लड़की की वजह से उसे अपनी मोहब्बत और अपनी माँ की खुशी दोनों कुर्बान करनी पड़ रही थी। हालांकि सच ये भी था कि रुचिका खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने भी कई बार मना किया था, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर आखिरकार उसे भी झुकना पड़ा। कुछ घंटों बाद मंदिर में शादी की रस्में शुरू हो गई। मंत्रों की आवाज़, घंटियों की गूंज और चारों तरफ मौजूद लोगों की हलचल के बीच दिनेश का दिल पूरी तरह खामोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। कुछ ही देर में शादी पूरी हो गई। जैसे ही सब खत्म हुआ, दिनेश बिना किसी की तरफ देखे तेजी से मंदिर से बाहर निकल गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने बाहर जाकर गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और दर्द से आंखें बंद कर ली। मैंने ये क्या कर दिया? वो बुदबुदाया। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर श्रुति का नाम चमक रहा था। कुछ पल तक वह फ़ोन को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, श्रुति, अब मैं तुम्हारी आंखों में देखने के काबिल नहीं रहा। और उसने कॉल काट दी।
अगले दिन सुबह सुबह रुचिका की मां की हालत अचानक और खराब हो गई। घबराई हुई रुचिका ने तुरंत दिनेश के पिता को फोन किया। उस वक्त वह घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से रुचिका की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ रुचिका बेटा, परेशान मत हो। उन्होंने उसे समझाया और फ़ोन काट दिया। जैसे ही वह मुड़े, सामने दिनेश खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके पिता बोले, दिनेश एक ज़रूरी काम है, मेरे साथ चलो। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। दिनेश ने होठ भींचते हुए उन्हें गुस्से से देखा। अब वह सब समझ चुका था। अस्पताल वाली औरत अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा सच बन चुकी थी कि जो धीरे धीरे उसके पूरे घर को तबाह करने वाला था। अस्पताल के बाहर गाड़ी से उतरते ही दिनेश ने गुस्से से अपने पिता से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन जी ने उसे तीखी नज़रों से देखा और सख्त आवाज में बोले, तुम्हारी बीवी की माँ लगती है वो, कुछ रिश्ता है तुम्हारा भी। उन्होंने जैसे उसे जबरदस्ती उस रिश्ते का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन दिनेश के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरी नहीं आपकी लगती है। आपने मुझे जबरदस्ती इस सब में घसीटा है। आपको अंदाजा भी है मम्मा को जब सच पता चलेगा तो वो मेरे और आपके साथ क्या करेगी? उसने डर और गुस्से के बीच अपने पिता को समझाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए मोहन जी चुप हो गए। उनका चेहरा और कठोर हो गया, लेकिन उनकी खामोशी बता रही थी कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों अस्पताल के अंदर पहुंचे तो वहां सब खत्म हो चुका था। रुचिका की मां इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। सफ़ेद चादर में लिपटी उनकी बॉडी स्ट्रेचर पर रखी थी और रुचिका उससे लिपटकर बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत देखकर भी दिनेश का दिल पूरी तरह नहीं पिघला। उसने झुंझलाहट भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ना उसे उस वक्त आंसू दिखाई दे रहे थे, ना दर्द। उसे सिर्फ ये बोझ महसूस हो रहा था कि अब वह इस लड़की को लेकर अपनी माँ का सामना कैसे करेगा। दिनेश, मोहन जी ने उसे पुकारा तो वह अनमने ढंग से उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम मोहन जी ने खुद संभाला। दिनेश बस दूर खड़ा सब देखता रहा, जैसे यह सब उसकी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की ही कहानी हो। सब कुछ खत्म होने के बाद मोहन जी ने दिनेश के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, रुचिका को कहीं ले जाओ, अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही दिनेश के अंदर फिर गुस्सा भर गया। उसने अपने पिता को तीखी नज़रों से देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना मम्मा मुझे भी घर से निकाल देगी। अभी फ़िलहाल आप इसे कहीं भी रखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस वक्त इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। आपने बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी है मेरे सर पर। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर रुचिका की सिसकियां और तेज हो गई, लेकिन दिनेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। मोहन जी ने पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रुचिका को वहां रहने का इंतजाम कर दिया। वही कमरा अब उसकी पूरी दुनिया बन गया था। वह चुपचाप रहती, ठीक से खाना तक नहीं खाती। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उसके लिए सिर्फ सांस लेने का नाम रह गई हो। दूसरी तरफ मोहन जी अपने कामों में उलझे रहते, लेकिन रोज फोन करके उसका हाल जरूर पूछते। उधर दिनेश फिर से श्रुति के करीब आ चुका था। श्रुति की खूबसूरती, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी ग्लैमरस जिंदगी दिनेश को फिर अपनी तरफ खींचने लगी थी। छोटे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और हर वक्त खुद को सबसे अलग दिखाने का तरीका। श्रुति जानती थी कि दिनेश को कैसे अपने जादू में बांधे रखना है। दिनेश भी धीरे धीरे उसके प्यार और आकर्षण में फिर डूबता जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी जब वो घर लौटा। घर के बड़े हॉल में उसके पिता अब भी सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। दिनेश ने उन्हें देखा और बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी मोहन जी की आवाज़ ने उसे रोक दिया। दिनेश, एक वादा करो मुझसे। उनकी आवाज़ पहले से कई ज़्यादा भारी लग रही थी। दिनेश पलटा तो मोहन जी धीरे से बोले, मेरे बाद रुचिका का ख्याल रखोगे ना? ये सुनते ही दिनेश के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। उसने तंज भरे अंदाज में कहा, आप हैं ना अपनी प्यारी बहू का ख्याल रखने के लिए? मोहन जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, आज हूँ, कल रहूँ या ना रहूँ नहीं पता,
लेकिन मेरे बाद उसके पास सिर्फ तुम रहोगे। प्लीज उसे तुम्हारी माँ के गुस्से का शिकार मत बनने देना। एक पति बनकर उसकी रक्षा करना। वो बहुत सीधी और मासूम लड़की है। ये कहते वक्त उनकी आंखों में अजीब सी कमजोरी और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। दिनेश की आंखें भी हल्की नम हो गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा भी कोई कसूर नहीं था पापा। आपने मेरी शादी श्रुति की जगह उस अनजान लड़की से क्यों करवाई? आप जानते हैं ना, मैं श्रुति से प्यार करता हूँ। मोहन जी हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब सा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन आएगा दिनेश, जब तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए गलत लड़की नहीं चुनी थी। मैं वो देख सकता हूँ जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। उनकी आवाज़ सुनकर दिनेश खामोश हो गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसे पहली बार अपने पिता की आंखों में एक अजीब सी थकान और डर दिखाई दिया, जैसे उन्हें महसूस हो चुका था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। शायद इसी वजह से वह आज अपने बेटे से वो वादा लेना चाहते थे जो उन्हें मरने से पहले सुकून दे सके। कुछ देर बाद दिनेश ने बिना कुछ कहे बस चुपचाप सिर हिला दिया। यही उसकी अपने पिता से आखिरी बातचीत थी। उस रात दिनेश बेहद थका हुआ अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मोहन जी कभी ना उठने वाली नींद में जा चुके थे। पूरे घर में मातम छा गया। घर की दीवारों में रोने की आवाजें गूंज रही थी। हर तरफ आंसू और सन्नाटा था। दिनेश होंठ बींचे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी माँ और भाई बहनों को संभाल रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि उसके सर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। मोहन जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक दिनेश के कंधों पर आ गई थी। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके बाद एक छोटा भाई और सबसे छोटी बहन थी। इतने बड़े घर का वारिस होने के बावजूद उस घर में अब अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। हर कोना मोहन जी की याद दिलाता था। दिनेश बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह टूट चुका था। उसकी जिंदगी पहले ही उलझी हुई थी और अब हालात ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। श्रुति उसकी माँ के दोस्त की बेटी, वही लड़की जिससे वह सच्चा प्यार करता था और जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन मोहन जी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब रुचिका उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, चाहे वह उसे अपनाना चाहता या नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रुति कभी भी उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर नहीं आ सकती थी, क्योंकि रुचिका अब कानूनी तौर पर उसकी बीवी थी और उसे तलाक देना भी उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मोहन जी के अंतिम दर्शन के दौरान रुचिका भी वहां आई थी। उसने अपने चेहरे पर चादर ढक रखी थी, लेकिन फिर भी दिनेश ने उसे पहचान लिया था। हालांकि उसने हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज कर दिया, जैसे वह कोई अजनबी हो, जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत ही ना हो। उस वक्त घर के हालात बेहद ख़राब थे। उसकी माँ और भाई बहन रो रो कर बेहाल थे। दिनेश खुद अपने दुख को दबाकर सबका सहारा बना हुआ था। बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी निभाते हुए वह सबको संभाल रहा था, लेकिन इन सब के बीच उसने एक बार भी रुचिका के बारे में नहीं सोचा। ना ये पूछा कि वह कैसी है, ना ये जानने की कोशिश की कि वह अकेले कैसे रह रही होगी। धीरे धीरे 8 दिन गुजर गए। हवेली में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी, लेकिन दिनेश की जिंदगी अब भी बिखरी हुई थी। रुचिका उस छोटे से किराए के अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी, जहां पहले मोहन जी उसका ध्यान रखा करते थे। अब उनके जाने के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन दिनेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रात अचानक दिनेश गहरी नींद में था, जब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से झकझोर कर जगा दिया हो। वह घबराकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उसने अभी अभी सपने में अपने पिता को देखा था। मोहन जी बेहद नाराज और उदास दिखाई दे रहे थे। वह जैसे उससे कुछ कहना चाहते थे। दिनेश देर तक सिर पकड़कर बैठा सोचता रहा कि आखिर उसके पापा उसे सपने में क्यों डांट रहे थे। तभी अचानक उसके दिमाग में रुचिका का ख्याल आया। उसे याद आया कि उसने मोहन जी की मौत के बाद एक बार भी उसकी खबर नहीं ली थी।
मरने से पहले उसके पिता ने उसे रुचिका का नंबर दिया था, लेकिन उसने उसे सेव तक नहीं किया। दिनेश ने जल्दी से मोबाइल उठाया और पुराने मैसेजेस खंगोलने लगा। काफ़ी देर बाद आखिर उसे वो नंबर मिल गया। उसने तुरंत कॉल लगा दी। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर अचानक धीमी और अनिंदी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। दिनेश कुछ पल तक चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसने रूखे लहजे में सिर्फ इतना पूछा, कहाँ हो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। शायद रुचिका भी उसकी आवाज़ सुनकर हैरान थी, क्योंकि इतने दिनों बाद पहली बार उसने उसे फ़ोन किया था। फिर उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अंकल ने जो अपार्टमेंट दिलवाया था वही हूँ। उसकी आवाज़ बेहद टूटी हुई लग रही थी, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि वही छोटा सा कमरा अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। दिनेश ने हल्का सा गला साफ किया और पूछा, अकेली हो। उसे खुद अजीब लग रहा था कि वह उससे इस तरह बात कर रहा है। जी अकेली हूँ, रुचिका ने धीरे से जवाब दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद दिनेश बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम अपने घर में करता हूँ। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद करने के बाद वह काफ़ी देर तक सोचता रहा कि अपनी माँ को ये बात कैसे बताएगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ कभी रुचिका को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आ रहा था कि जाते जाते वो उसकी ज़िंदगी को इतनी मुश्किलों में डाल गए। अगली सुबह वह ऑफिस जाने की बजाय सीधे रुचिका के अपार्टमेंट पहुंचा। मोहन जी उसके लिए सारी जानकारी पहले ही छोड़ गए थे। यहाँ तक कि वकील ने भी उसे एक फाइल दी थी जिसमें रुचिका से जुड़ी हर जानकारी मौजूद थी। उसी फाइल में ये भी लिखा था कि मोहन जी अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रुचिका के नाम कर गए थे। हालांकि रुचिका ने खुद उस हिस्से को लेने से मना कर दिया था, लेकिन मोहन जी चाहते थे कि उसके पास जिंदगी में मजबूती रहे और कोई उसे कमज़ोर समझकर दबा ना सके। शायद यही वजह थी कि वह मरने से पहले उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। दिनेश ने अपार्टमेंट की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने रुचिका खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सूखे होठों पर पपड़ी जम गई थी। दिनेश ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी हालत देखकर वह खुद हैरान रह गया। तुम्हें क्या हुआ? उसने जेब से हाथ निकालते हुए पूछा और अंदर चला आया। शायद बुखार है, रुचिका ने धीरे से कहा। दिनेश सोफे पर बैठ गया और वह चुपचाप उसके लिए पानी ले आई। उसने गिलास हाथ में लिया, लेकिन पीने की बजाय मेज पर रख दिया। फिर पूरे अपार्टमेंट पर नज़र दौड़ाने लगा। वहाँ सन्नाटा था, बिल्कुल अकेलापन। कुछ पल बाद उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, देखो, मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और वजह तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें मेरे घर ले जाना पड़ेगा ताकि मैं पापा से किया वादा निभा सकूँ। हालांकि माँ तुम्हें घर में कदम नहीं रखने देगी, इसलिए तुम्हें पीछे वाले हिस्से यानी अनेक्सी में रहना होगा। अगर मंजूर हो तो बताओ, उसने बिना किसी नरमी के सीधी बात कह दी। रुचिका चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मतलब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी? उसका ये सवाल सुनकर दिनेश कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद ये लड़की उससे कुछ उम्मीदें बांध चुकी है, ऐसी उम्मीदें जिन्हें पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर दिनेश ने धीरे से सिर हिलाया और बेहद सपाट लहजे में बोला, देखो, मेरा पहले से श्रुति के साथ रिश्ता है। मैं उससे कमिटेड हूँ और आगे भी वही रिश्ता रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं पति पत्नी वाला कोई ड्रामा या दिखावा नहीं करना चाहता। तुम बस वहीं रहो जहाँ सबकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से गुजर सके। उसके शब्द इतने ठंडे थे कि जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी निभाने की मजबूरी से बात कर रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, अपना सामान पैक कर लो, शाम को लेने आऊँगा। और हाँ, माँ का स्वभाव बहुत तेज है, तुम्हें उन्हें खुद हैंडल करना होगा, क्योंकि इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी।
ये कहकर उसने हल्के से कंधे उचकाए, जैसे इस रिश्ते से उसका कोई लेना देना ही ना हो। फिर कमरे से बाहर निकल गया। रुचिका काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही जहां से वह गया था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। कम से कम अब उसके सर पर रहने की जगह तो होगी, लेकिन जिस तरह दिनेश उससे दूरी बना रहा था, वह एहसास उसे अंदर से चुभ भी रहा था। फिर भी उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। शाम को दिनेश वापस आया। उसने बिना ज़्यादा बात किए उसका सामान उठाया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जैसे ही दोनों कार में बैठे, दिनेश ने सीट बेल्ट लगाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, सीट बेल्ट लगाओ। रुचिका ने उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने जिंदगी में बहुत कम बार कार में सफ़र किया था। उसे ये तक नहीं पता था कि सीट बेल्ट कैसे लगाई जाती है। दिनेश ने दूसरी बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सीट बेल्ट लगाओ। इस बार रुचिका ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। वह घबराकर बेल्ट को इधर उधर खींचने लगी, लेकिन समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे लगाना कैसे है। दिनेश ने झल्लाकर गहरी सांस ली और आगे झुक गया। उसने उसके बहुत करीब आते हुए सीट बेल्ट पकड़कर खुद ही उसकी जगह फिट कर दी। उस एक पल में रुचिका की सांसें जैसे थम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिनेश पहली बार उसके इतने करीब आया था। दूसरी तरफ दिनेश गुस्से में सिर झटकते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, पापा भी ना, कैसी जाहिल और गवार लड़की मेरे गले बांध गए। लेकिन रुचिका के लिए वह पल बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी हो गया था। दिनेश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर तिरस्कार से नजरें फेर ली। अजीब लड़की है, इसमें शर्माने वाली क्या बात थी। वह बड़बड़ाता हुआ ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। सफ़र धीरे धीरे खामोशी में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी शहर की मेन रोड पर पहुंच चुकी थी। बाहर ढलती शाम का मौसम बेहद खूबसूरत लग रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारे डूब रहा था और सुनहरी रोशनी सड़क पर फैल रही थी। रुचिका खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे सब भूलने लगी। वह बहुत समय बाद कार में बैठी थी और पहली बार अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। उसके दिल में हल्की सी खुशी भी थी। चाहे दिनेश उसे अपनाने को तैयार नहीं था, वह चोरी चोरी उसकी तरफ देखती, लेकिन दिनेश पूरी तरह ड्राइविंग में मगन था। रुचिका ने दुपट्टा अपने चारों तरफ अच्छे से लपेट रखा था। बिना मेकअप का साफ सुथरा चेहरा, मासूम आंखें और बेहद साधारण कपड़े। वह बिल्कुल अलग दुनिया की लड़की लग रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि अब वह कैसी जिंदगी में कदम रखने जा रही है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी। चौकीदार ने बड़ा सा लोहे का गेट खोला और कार अंदर दाखिल हुई। दिनेश नीचे उतरा, सामान निकाला और बिना कुछ बोले उसे पीछे आने का इशारा किया। घर के पीछे थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी अनेक्सी बनी हुई थी। दिनेश उसे वहीं लेकर गया। उसने ताला खुलवाया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर धूल, मिट्टी, जाले फैले हुए थे। कई महीनों से वहां कोई नहीं रहा था। दिनेश ने उसका सामान एक तरफ रखा और ठंडी आवाज में बोला, ये सब तुम्हें खुद साफ करना होगा। उसके लहजे में ना हमदर्दी थी ना अपनापन। इतना कहकर वह तुरंत वापस मुड़ गया। रुचिका बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। दिल में बस एक ही बात थी, काश वह 2 पल रुककर उससे ठीक से बात कर लेता। लेकिन शायद दिनेश के पास उसके लिए वक्त नहीं था। उसने धीरे से आह भरी, दुपट्टा ठीक किया और सफाई में लग गई। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वह उस गंदगी में रह नहीं सकती थी। छोटे छोटे कमरे, साथ में छोटा सा किचन और एक अटैच बाथरूम, अब यही उसकी नई दुनिया थी। रुचिका देर तक सफाई करती रही। धूल साफ करते करते उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन उसने रुकना जरूरी नहीं समझा। काफ़ी देर बाद जब सब थोड़ा ठीक हुआ तो वह थककर फर्श पर ही बैठ गई। फिर उठकर नहाई और साफ कपड़े पहन लिए, लेकिन खाना बनाने की ताकत उसमें बिल्कुल नहीं बची थी। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन थकान उससे कई ज़्यादा भारी थी। दूसरी तरफ दिनेश को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वह उस वक्त श्रुति के साथ किसी पार्टी में बिजी था। उसकी बीवी ने खाना खाया भी या नहीं, ये सोचने की ज़रूरत उसने महसूस तक नहीं की। रात काफ़ी हो चुकी थी। अनेक्सी की जलती लाइट देखकर अचानक दिनेश की माँ रेखा जी को हैरानी हुई।
वह कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। जब उनकी नज़र उस तरफ गई, उन्हें याद था कि अनेक्सी तो महीनों से खाली पड़ी थी, फिर वहाँ रोशनी कैसे? शक होने पर वह तुरंत बाहर निकली और गार्डन पार करती हुई अनेक्सी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ताला खुला हुआ है। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। आवाज़ सुनकर चौकीदार भी घबराया हुआ वहां भागा आया। मालकिन, शायद बीबी जी सो रही होंगी, उसने डरते हुए कहा। कौन बीबी जी? रेखा जी ने सख्त आवाज में पूछा और माथे पर आए बाल पीछे किए। उनकी जानकारी में तो वहां कोई नहीं रहना चाहिए था। चौकीदार हकलाते हुए बोला, मालकिन, दिनेश साहब एक लड़की को लाए थे, वही यहाँ रह रही है। ये सुनते ही रेखा जी की आंखें और चौड़ी हो गई। दिनेश ने आज तक कभी किसी लड़की को घर के अंदर नहीं लाया था। हाँ, उन्हें ये जरूर पता था कि बाहर उसकी श्रुति से दोस्ती है, लेकिन वह रिश्ता हमेशा घर की दहलीज के बाहर ही रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, कौन है वो लड़की? चौकीदार ने डरते हुए कहा, मालकिन, मुझे नहीं पता, बस दिनेश साहब उसे यहाँ छोड़कर चले गए। रेखा जी का शक और गहरा हो गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, दरवाजा खटखटाओ, अभी पता करते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन। चौकीदार ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। अंदर गहरी नींद में सोई रुचिका अचानक घबराकर उठ बैठी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डाला और घबराते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने एक सख्त चेहरे वाली औरत खड़ी थी और उनके पीछे चौकीदार सिर झुकाए खड़ा था। रेखा जी ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। साधारण कपड़े, बिना मेकअप का मासूम चेहरा, बेहद सीधी सादी शक्ल। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि वह किसी मिडिल क्लास परिवार से थी। रेखा जी के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, दिनेश और ऐसी लड़की, क्योंकि दिनेश हमेशा हाई सोसाइटी की लड़कियों के बीच उठता बैठता था। उसने आज तक कभी किसी आम लड़की की तरफ देखा तक नहीं था। फिर वह इस लड़की को यहाँ क्यों लाया? रेखा जी आगे बढ़ी और बिना किसी नरमी के रुचिका का बाजू कसकर पकड़ लिया। ए लड़की, कौन हो तुम? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। रुचिका दर्द से हल्का सा सहर गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं रुचिका हूँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे गले में ही अटक गई हो। कौन रुचिका? रेखा जी ने और जोर से उसका हाथ दबा दिया। रुचिका दर्द से तड़प उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसे ये भी नहीं पता था कि दिनेश ने अपनी माँ को इस रिश्ते के बारे में बताया है या नहीं। अगर वह सच बोल देती और दिनेश को परेशानी हो जाती तो वह डर गई थी। तभी रेखा जी फिर गुस्से में बोली, मुंह में दही जम गया है क्या? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? और दिनेश से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उनके सवाल लगातार रुचिका पर टूट रहे थे। रुचिका के होठ कांप रहे थे। वह जवाब देने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी पीछे से दिनेश की आवाज़ आई, मम्मा, मैं आपको बताने ही वाला था। उसकी आवाज़ सुनते ही रेखा जी पलटकर पीछे देखने लगी। दिनेश वहां खड़ा था। क्या बताने वाले थे? उन्होंने गुस्से से पूछा। और ये लड़की कौन है? बिना मुझसे पूछे इसे घर क्यों लेकर आए? दिनेश ने एक पल के लिए रुचिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, ये मेरी बीवी है। यह सुनते ही रेखा जी जैसे सन रह गई। अगले ही पल वह तंज में हंस पड़ी। बीवी? होश में तो हो तुम? उनकी आवाज में यकीन से ज्यादा अपमान था। उन्होंने रुचिका की तरफ देखकर कहा, इस लड़की की औकात है तुम्हारी बीवी बनने की? उनके हर शब्द में तिरस्कार भरा हुआ था। दिनेश ने गहरी सांस ली और अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए। लेकिन सच तो ये था कि उनकी बातों ने उसके अंदर भी रुचिका के लिए फिर वही नफरत जगा दी थी। कहीं ना कहीं वह खुद भी यही सोचता था कि ये लड़की उसकी दुनिया का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, पापा ने ये शादी करवाई थी। रेखा जी अविश्वास से उसे देखती रह गई। दिनेश कुछ पल रुका, जैसे सोच रहा हो कि आगे क्या कहे। फिर उसने धीरे से कहा, मम्मा, ये किसकी बेटी है? ये सुनकर आपको और बड़ा झटका लगेगा। रेखा जी का चेहरा सख्त हो गया। किसकी? उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। दिनेश ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कविता की बेटी। ये नाम सुनते ही रेखा जी का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया।
अगर वह इस दुनिया में किसी औरत से सबसे ज्यादा नफरत करती थी तो वह कविता थी। कुछ पल तक वह बस रुचिका को देखती रही, फिर अचानक जैसे उनका गुस्सा फूट पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ी, रुचिका का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुचिका संभल नहीं पाई और पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तेरी माँ मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आई थी और अब तू आ गई, रेखा जी गुस्से से चिल्ला रही थी। क्या सोच रखा है तुम माँ बेटी ने? मेरे पति के बाद अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन लोगी? उनका गुस्सा इतना भयानक था कि दिनेश तक घबरा गया। तभी शोर सुनकर उनका छोटा भाई मनीष और बहन मोना भी वहां आ गए। दिनेश ने तुरंत कहा, मोना, मम्मा को अंदर ले जाओ। वो नहीं चाहता था कि बात और बढ़े। इस बीच रुचिका अब भी जमीन पर गिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। उसमें उठने तक की ताकत नहीं बची थी। दिनेश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना अफसोस था ना चिंता। उसने बस चौकीदार से कहा, नंदू, अपनी बीवी को बुलाओ और इसे उठाकर बेड पर लिटा दो। इतना कहकर वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। नंदू कुछ पल वही खड़ा रुचिका को देखता रहा। उसके मन में उन लोगों के लिए गुस्सा था जिनके दिलों में जरा भी इंसानियत नहीं बची थी। फिर वह जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाकर लाया। उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से रुचिका को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। काफी देर बाद जब रुचिका को होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। नंदू की पत्नी उसके पास बैठी थी। उसने प्यार से उसे जूस पिलाया। रुचिका के गाल पर अब भी उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह जूस पी रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में गरीब इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। गरीब लोग शायद सिर्फ अपमान सहने और दर्द झेलने के लिए ही पैदा होते हैं, जबकि ये दुनिया हमेशा अमीरों के इशारे पर चलती है। रुचिका चुपचाप बैठी रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ रेखा जी का गुस्सा किसी घायल शेरनी की तरह बेकाबू हो चुका था। उनकी आंखों में दर्द, अपमान और बरसों की जलन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गुस्से से दिनेश की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुमने उस लड़की से शादी कैसे कर ली? तुम तो सब जानते थे ना? जानते थे तुम्हारे पापा उस औरत कविता पर जान छिड़कते थे। उनकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि कमरा जैसे भारी हो गया। सच भी यही था कि मनीष, मोना और दिनेश ने अपने माँ बाप को कभी एक खुशहाल पति पत्नी की तरह नहीं देखा था। बचपन से उन्होंने बस लड़ाई झगड़े और ताने ही देखे थे। दिनेश ने नजरें झुका ली। उसे अपनी माँ की हालत देखकर सचमुच डर लग रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, मम्मा, मैं मजबूर था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पापा ने मुझे धमकी दी थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने जैसे अपनी गलती कबूल कर ली हो। रेखा जी गुस्से से कांप उठी। अब श्रुति को क्या मुंह दिखाओगे तुम? उन्होंने तिरस्कार से कहा। दिनेश तुरंत बोला, मैं संभाल लूंगा उसे। वैसे भी मैं इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर रेखा जी को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर तलाक दो उसे और हमेशा के लिए इस कहानी को ख़त्म करो। मैं इस लड़की का साया भी इस घर पर नहीं देखना चाहती। लेकिन दिनेश उलझन में था। उसने धीरे से कहा, अभी तलाक नहीं दे सकता। मम्मा, मेरी मजबूरी समझिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं। पापा अपना फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन कोई मुझसे भी पूछे कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में घुटन थी। तभी मनीष धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, मम्मी की मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। रेखा जी फिर गुस्से से बोली, अगर उस लड़की को तलाक नहीं दिया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। वो भावनात्मक दबाव डाल रही थी। दिनेश ने तुरंत सिर हिलाया। मम्मा, जब तक मुझे उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता और उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। ये सुनते ही रेखा जी भड़क उठी। तुम्हें उस लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है? भाड़ में जाए वो और उसका भविष्य। बस तलाक दो उसे। दिनेश ने गहरी सांस ली और परेशान होकर अपने बालों में हाथ फंसा लिया। मम्मा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर मैंने उसे तलाक दिया तो पापा की वसीयत के हिसाब से उसे हमारी आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पापा उसे पूरी तरह सुरक्षित करके गए हैं। ये सुनते ही रेखा जी जैसे सुन रह गई।
वह थम से सोफे पर बैठ गई और गुस्से से बोली, तेरे बाप ने ना जीते जी मुझे चैन लेने दिया, ना मरने के बाद। फिर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक मोना मुस्कुराकर बोली, वैसे भाई भाभी बहुत प्यारी हैं। दिनेश ने उसे ऐसे घूरती नजरों से देखा कि मोना तुरंत अपना मुंह बनाकर वहां से खिसक गई। लेकिन मनीष कहाँ रुकने वाला था। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई मेरी मानो तो श्रुति को छोड़ो, इस लड़की के साथ जिंदगी सेट कर लो। इतनी मासूम लड़की कहाँ मिलती है। अगर पापा मेरी जबरदस्ती ऐसी शादी करवा देते ना, तो मैं तो खुशी खुशी उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखता। इस बार दिनेश ने उसे और भी गुस्से से देखा। बहुत लिमिट क्रॉस कर रहे हो मनीष। लेकिन मनीष फिर भी नहीं रुका। उसने हंसते हुए कहा, सॉरी भाई, भूल गया था कि अब वो आपकी अर्धांगिनी है, मेरी पूजनीय भाभी जी। वह मजाक में कान पकड़कर खड़ा हो गया। फिर आंख मारते हुए बोला, वैसे फ्री का मशवरा है, इतनी प्यारी लड़की को हाथ से जाने मत देना। और वो श्रुति, मेकअप के बिना देखना, कभी डर के मारे बेहोश हो जाओगे। अब की बार दिनेश सच में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। मनीष तुरंत हंसता हुआ वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद दिनेश ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आता था कि मनीष और मोना को श्रुति से इतनी दिक्कत क्यों थी, जबकि उसे खुद श्रुति में कोई कमी नजर नहीं आती थी। वह थका हुआ अपने कमरे में चला गया। खिड़की के पर्दे ठीक करते हुए उसकी नज़र अनेक्सी की तरफ गई, जहाँ की लाइट बंद हो चुकी थी। कुछ पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि जाकर देखे रुचिका ठीक है या नहीं। उसे याद आया कि कैसे वह रेखा जी का थप्पड़ खाकर जमीन पर बेसहारा पड़ी थी। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा भारी हुआ। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि अगर हालत खराब होती तो नंदू जरूर आकर बता देता। यही सोचते हुए वह बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की तो ख्यालों में श्रुति का चेहरा घूमने लगा। उसे अब श्रुति को सारी सच्चाई भी बतानी थी और वह जानता था कि उसका रिएक्शन बहुत ही भयानक होने वाला है। वह देर तक यही सोचता रहा कि आखिर रुचिका को अपनी जिंदगी से कैसे निकाले, ताकि ना उसके पापा की आत्मा दुखी हो और ना उसे खुद गुनहगार महसूस हो। इन्हीं उलझनों में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा घर फिर से जाग उठा। रुचिका ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ दिनेश हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आया। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने यूं ही नज़र घुमाई तो उसकी आंखें एक पल के लिए अनेक्सी की तरफ उठ गई। फिर उसने तुरंत से झटका और कार में बैठ गया। उधर खिड़की के पास खड़ी रुचिका उसे देख रही थी। जैसे ही उसने दिनेश को अनेक्सी की तरफ देखते देखा, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। लेकिन अगले ही पल दिनेश नजरें फेर कर गाड़ी लेकर निकल गया। रुचिका धीरे से वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। शायद वह थोड़ी देर और वहीं पड़ी रहती, मगर तभी रेखा जी वहां पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही वह गुस्से से बोली, ओ महारानी, यहाँ लेटे लेटे बिस्तर तोड़ रही हो, अपनी औकात मत भूलो। मेरे बेटे ने तुम्हें यहाँ रखकर तुम्हारी जगह दिखा दी है। इस अनेक्सी में घर के मालिक नहीं रहते, यहाँ नौकर रहते हैं और तुम भी इसी घर की नौकर हो। उनकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। अब उठो और काम पर लगो। मनीष और मोना के लिए नाश्ता बनाओ, उन्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। पूरी रात गुस्से में जलती रही रेखा जी अब अपना सारा जहर रुचिका पर निकालना चाहती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि दिनेश अपनी आंखों के सामने किसी पर जुल्म नहीं होने देगा, इसलिए वह उसके ऑफिस जाते ही यहाँ आई थी। उन्होंने रुचिका का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए घर के अंदर लाई। उधर मनीष और मोना ये सब देखकर चौंक गए। मम्मी, इन्हें यहाँ क्यों ले आई? मोना ने धीरे से मनीष से पूछा। मनीष ने एक नज़र डरी सहमी खड़ी रुचिका पर डाली और फिर धीमे लेकिन साफ लहजे में बोला, बहुत सिंपल बात है मोना, अब मम्मी का सारा गुस्सा इसी मासूम पर निकलेगा। उसकी आवाज़ में मजाक नहीं बल्कि अफसोस था। तभी रेखा जी ने गुस्से से रुचिका की तरफ देखा और किचन की ओर इशारा करते हुए बोली, चल वहाँ खड़ी क्या देख रही है, जा और नाश्ता बना। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी नौकर को आदेश दिया जा रहा हो। रुचिका घबराकर किचन की तरफ देखने लगी। वह पूछना चाहती थी कि क्या बनाना है, किसे क्या पसंद है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई।
डर के मारे उसने वही बनाना शुरू कर दिया जो उसे समझ आया। थोड़ी देर बाद जब नाश्ता टेबल पर लगा तो मनीष और मोना दोनों हैरान रह गए। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। दोनों उसका शुक्रिया कहना चाहते थे, लेकिन अपनी माँ की खतरनाक निगाहें देखकर चुपचाप सिर झुकाकर खाते रहे। नाश्ता खत्म होने के बाद रुचिका धीरे से वापस अनेक्सी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी रेखा जी की तेज आवाज गूंजी, कहाँ चली महारानी? यहाँ सफाई क्या तेरा बाप करेगा? रुचिका के कदम वहीं रुक गए। रेखा जी उसके पास आई और तिरस्कार से बोली, इस घर में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था कि उसकी माँ भी जिंदा है। मैं तुझे श्रुति के हक पर कब्जा नहीं करने दूंगी। अब वहाँ सिर्फ रेखा जी, कुछ नौकरानियाँ और रुचिका थी। मनीष और मोना यूनिवर्सिटी जा चुके थे। रुचिका ने चुप्पी ओढ़ ली थी। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगर वह विरोध करती तो शायद यहाँ से भी निकाल दी जाती और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस दुनिया में अब उसका अपना कोई नहीं बचा था। पूरा दिन रेखा जी उससे काम करवाती। वह बिना एक शब्द बोले सब करती रही। ना शिकायत, ना बहस, ना विरोध। जिस इंसान के सहारे वह इस घर तक पहुंची थी वही उसे अपना नहीं मानता था, तो फिर वह किससे इंसाफ मांगती? शाम होने से कुछ देर पहले रेखा जी ने उसे वापस अनेक्सी भेज दिया। उधर दिनेश ऑफिस से लौटकर आया, फ्रेश हुआ और डिनर करने बैठ गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। श्रुति लगातार उससे शादी की बात कर रही थी और अब उसे सच बताना जरूरी हो गया था। वह जानता था कि जब तक रुचिका उसकी ज़िंदगी में है वह श्रुति से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगली सुबह जब दिनेश ऑफिस जाने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि रुचिका कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है। उसके माथे पर हल्की सिलवटें पड़ गई। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। रुचिका उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से जवाब दिया, अंकल ने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। 1 महीने से नहीं गई हूँ। एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर दिनेश उसे कुछ पल तक हैरानी से देखता रहा। अब तक वह उसे एक सीधी सादी गांव की अनपढ़ लड़की समझता आया था, जिसे सीट बेल्ट तक लगानी नहीं आती। लेकिन ये लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। रुचिका कुछ पल तक अपनी उंगलियां मसलती खड़ी रही। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जाए या नहीं। दिनेश झुंझलाकर बोला, अब खड़ी क्या हो, बैठो। वह चुपचाप जाकर कार में बैठ गई, लेकिन उसके हाथ अब भी घबराहट में एक दूसरे को मसल रहे थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर दिनेश ने पूछा, तुम्हारी फीस पापा भरते थे? रुचिका ने धीरे से कहा, शुरुआत में देते थे, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। दिनेश सच में हैरान रह गया, यानी वह पढ़ाई में भी अच्छी थी। उसने पूछा, कौन सा कोर्स कर रही हो? BBA, 2nd ईयर, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया। दिनेश ने तुरंत उसकी तरफ देखा, मतलब तुम अभी सिर्फ 20-21 साल की हो? उसने अविश्वास से पूछा। जी। उसने धीरे से सिर हिलाया। दिनेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे पूरे 9 साल बड़ा हूँ। जी। उसने फिर वही छोटा सा जवाब दिया। दिनेश ने पूछा, तो तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं? इस बार रुचिका ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे क्यों दिक्कत होगी? वैसे भी हमारा रिश्ता पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है। मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आपसे शादी की थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस शादी में आपकी मर्जी नहीं थी, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी जिए। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर 2 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। बस तब तक मुझे अकेला मत छोड़िए। आखिरी शब्दों के साथ उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया ताकि दिनेश उसके आंसू ना देख पाए, लेकिन दिनेश चुप हो गया। 2 साल उसके लिए बहुत लंबा वक्त था, क्योंकि श्रुति तो शायद 2 महीने भी इंतजार ना करे। यूनिवर्सिटी छोड़कर वह ऑफिस चला गया। शाम को जब वह घर लौटा तो मोना ने उसे बताया, भैया यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद मम्मी ने भाभी से पूरा घर साफ करवाया, कपड़े धुलवाए। फिर सीढ़ियाँ धोते वक्त वो गिर गई, उन्हें काफ़ी चोट लगी है। ये सुनते ही दिनेश के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर बेचैनी फैल चुकी थी। ज़्यादा चोट तो नहीं आई?
उसने यूं ही पूछा। मोना उदास होकर बोली, चोट कितनी लगी पता नहीं, लेकिन वो बहुत रो रही थी। बड़ी मुश्किल से चलकर अनेक्सी तक गई। मैंने डॉक्टर बुलाने को कहा था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। अब दिनेश सच में परेशान हो गया। वह बिना कपड़े बदले सीधे अनेक्सी की तरफ चला गया। अंदर जाकर उसने देखा रुचिका बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, शायद वह रो रही थी। आहट सुनकर उसने जल्दी से आंखों से हाथ हटाए। दिनेश को सामने देखकर वह घबराकर उठने लगी। दिनेश तुरंत उसके पास बैठ गया और बोला, कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। रुचिका जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए खुद को संभाल कर बैठ गई। दर्द की वजह से वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चोट नहीं लगी। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश समझ चुका था कि मामला इतना छोटा नहीं है। उसकी आवाज़ इस बार सख्त हो गई। मैंने ये नहीं पूछा कि कितनी चोट लगी है, मैंने पूछा कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे। रुचिका घबरा गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं दिखा सकती, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अगर किसी ने आपको मेरे पास देख लिया तो, वह डरी हुई आवाज़ में बोली। दिनेश थोड़ा और करीब आया। कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे चोट दिखाओ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रुचिका ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की लालिमा उतर आई थी। कहा ना नहीं दिखा सकती। वह बुरी तरह झेंप गई थी, लेकिन दिनेश जाने को तैयार नहीं था। उसने उसकी बाँह पकड़कर धीरे से आस्तीन ऊपर की तो वहाँ नीले निशान साफ दिखाई दिए। वह समझ गया कि उसे सिर्फ एक दो नहीं बल्कि काफ़ी चोटें लगी हैं। चाहे वह इस रिश्ते को ना मानता हो, लेकिन सच ये भी था कि रुचिका अब उसकी जिम्मेदारी थी। उसके कांपते हुए शरीर को देखकर आखिर दिनेश का सब्र टूट गया। वह इस बार गुस्से में बोला, रुचिका जिद मत करो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। रुचिका घबराई हुई पीछे हटते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन दिनेश ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधे उसके पास आ गया। जैसे ही उसने उसके दुपट्टे को छुआ, वह कांप उठी और डरते हुए उसे देखने लगी। दिनेश ने धीमे लहजे में कहा, तुम मेरी पत्नी हो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और बिना देर किए उसने उसका दुपट्टा हटा दिया। अगले ही पल उसकी नज़र रुचिका की गर्दन पर पड़े गहरे नीले निशान पर गई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। ये सब कैसे हुआ, इतनी चोट? उसके सवाल में गुस्सा कम और चिंता ज़्यादा थी। रुचिका ने नजरें झुका ली, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। मैं गिर गई थी, कुछ भारी चीज़ लग गई। उसने बहुत मुश्किल से कहा, जैसे कोई अपनी गलती कबूल कर रहा हो। दिनेश ने धीरे से उसकी चोट को छुआ तो वह दर्द से सिसक उठी, लेकिन उस पल वह दर्द से ज़्यादा उसकी नज़दीकी महसूस कर रही थी। उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर दिनेश बाहर निकला, मगर सामने अपनी माँ को देखकर ठिठक गया। उनकी आवाज़ में नफरत साफ थी। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, मरने दो उसे। लेकिन इस बार दिनेश भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो मेरी पत्नी है, उसे इस हालत में छोड़ना पाप होगा, कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह फास्टेन बॉक्स लेकर लौटा और बिना कुछ कहे रुचिका के सामने बैठ गया। बहुत ही सावधानी से उसके जख्म साफ करने लगा। हर बार जब वह मरहम लगाता, रुचिका हल्के से सिसक उठती। दर्द काफ़ी था, लेकिन वह चुपचाप सह रही थी। दिनेश ने जब उसके जख्म पर हल्के से फूंक मारी तो एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई, जैसे उसकी हर सांस उसे छू रही हो। गर्दन पर मरहम लगाने के बाद उसने उसे सहारा देकर पीछे टिकाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ कंधे पर गया, रुचिका दर्द से तड़प उठी। यहाँ भी चोट है? दिनेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन इस बार वह घबरा गई। नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, उसने जल्दी से कहा और क्रीम लेने की कोशिश की, मगर दिनेश ने सख्ती से उसे रोक दिया। चुपचाप बैठो, एक शब्द भी मत बोलो, उसकी आवाज़ में हुक्म था। उसने धीरे से उसका कुर्ता हटाकर देखा तो कंधे पर गहरा कट था। खून को कॉटन से रोका गया था। इतना गहरा जख्म कैसे? उसने पूछा तो रुचिका ने सिर झुकाए कहा, कांच का जग था, गिर गया, मैं उसी पर गिर गई। दिनेश चुपचाप उसका इलाज करता रहा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि रुचिका खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है, और एक पल के लिए उसका हाथ भी कांप गया।
वह उसके बेहद करीब था, इतना कि उसकी सांसें तक महसूस हो रही थी। उसकी नज़र रुचिका की गर्दन से होती हुई उसके चेहरे पर ठहर गई और एक पल को वह अपने ही एहसासों में उलझ गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और फिर से जख्म पर ध्यान देने लगा। तभी अचानक श्रुति वहां आ पहुंची। लाल टॉप और जींस में खड़ी वह चौकीदार से पूछते हुए अंदर आई और जब उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी तो वह वहीं ठिठक गई। दरवाज़ा खुला था और अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। दिनेश रुचिका के बेहद करीब था, उसकी गर्दन के पास झुका हुआ। ये देखकर श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिनेश, उसकी टूटी हुई आवाज़ निकली। दिनेश अचानक चौंक कर पीछे मुड़ा और श्रुति को सामने खड़ा देख जैसे पूरी तरह से उलझ गया। समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे, कैसे समझाए। श्रुति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दर्द साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करने से बच रहे हो। दिनेश ने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, श्रुति, मैंने कब मना किया है? बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ये सब पापा की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। उसने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन श्रुति अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों ने जो देखा उसने उसी पर यकीन कर लिया और बिना एक पल रुके रोती हुई वहां से भाग गई। दिनेश कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया, फिर गुस्से और बेबसी में उसने जोर से जमीन पर लात मारी, जैसे अपनी ही हालत पर गुस्सा निकाल रहा हो। उसने एक नज़र रुचिका पर डाली और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर पहले वही इंसान कितनी नरमी से उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था, उसकी तकलीफ समझ रहा था, और अब उसी के सामने अपनी मोहब्बत को देखकर सब कुछ भूलकर चला गया। रुचिका थकी हुई सी तकिए पर सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगली सुबह उसे यूनिवर्सिटी जाना था और पहले ही उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो चुका था। सुबह जब वह हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में चुपचाप घर से निकली और पार्किंग एरिया पार कर रही थी, तभी अचानक पास में गाड़ी का हॉर्न बजा। वह चौंक कर पलटी तो देखा दिनेश गाड़ी रोके उसका इंतजार कर रहा था। इस बार उसने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। दिनेश ने हल्की नाराजगी में कहा, एक दिन छुट्टी ले लेती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। रुचिका की आंखें भर आई। अगर एक दिन और मिस किया तो एग्ज़ाम कैसे दूंगी? पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। उसकी आवाज़ में बेबसी साफ थी। दिनेश को उसकी हालत पर तरस आया और उसे पापा की बात याद आई कि वह लड़की बिल्कुल बेकसूर है, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसने शांत स्वर में कहा, तुम छुट्टी के बाद एक जगह चली जाना, वहाँ आराम से पढ़ पाओगी, वरना मम्मी फिर से तुमसे काम करवाएंगी और मैं हर बार रोक नहीं पाऊंगा। रुचिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप मुझे कहाँ छोड़ेंगे? उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। दिनेश ने जवाब दिया, मेरी दोस्त कोमल है, उसके घर छोड़ दूंगा, वहाँ तुम अच्छे से पढ़ लेना, शाम को मैं खुद लेने आ जाऊंगा। रुचिका ने हल्के से सिर हिला दिया और फिर यही उनका रोज का सिलसिला बन गया। दिनेश उसे यूनिवर्सिटी छोड़ता, वापस लाता, फिर कोमल के घर पढ़ने के लिए छोड़ देता और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसे ले आता। धीरे धीरे दिनेश को समझ आने लगा कि उसकी माँ रुचिका के साथ कितना गलत व्यवहार करती है। उधर घर में हालात और बिगड़ रहे थे। उसकी माँ तलाक के लिए दबाव डाल रही थी और श्रुति ने साफ कह दिया था कि उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं फैसला करने के लिए, या तो वह या रुचिका। इन सब तनावों से दूर रहने के लिए दिनेश ने घर से बाहर ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। एक रात वह खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ मोना, मनीष और दिनेश ही थे। तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना रुचिका को अपने कमरे में शिफ्ट कर ले, ताकि वह शांति से पढ़ सके और उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाए। उसने मनीष को पहले ही समझा दिया था कि माँ के वापस आने से पहले उसे बता दे। यही सोचकर वह रुचिका के कमरे में गया। रुचिका उसे देखकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन दिनेश ने इस बार बहुत सामान्य और दोस्ताना अंदाज में उससे बात की। तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होती? रुचिका ने धीमे से कहा, थोड़ी होती है,
लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। दिनेश ने कहा, तुम्हारा एग्ज़ाम पास है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मम्मी भी घर पर नहीं है। रुचिका बस उसे देखती रह गई। तभी दिनेश ने अचानक कहा, अपना सामान उठाओ और मेरे कमरे में चलो। ये सुनकर वह घबरा गई, लेकिन मना भी नहीं कर पाई और दिनेश उसे अपने कमरे में ले आया। वह हैरानी से उस बड़े और खूबसूरत कमरे को देख रही थी। दिनेश ने समझाते हुए कहा, कुछ दिन यहाँ आराम से रहो, पढ़ाई में जो भी दिक्कत होगी मैं मदद कर दूंगा। रुचिका के चेहरे पर मासूमियत और हैरानी देखकर दिनेश खुद भी सोच में पड़ गया। अनजाने में वह उसकी तुलना श्रुति से करने लगा। श्रुति जहां बोल्ड, घमंडी और दिखावे वाली थी, वहीं रुचिका सीधी, मासूम और दिल की साफ थी, जिसमें जरा सा भी लालच नहीं था। दिनेश को याद आया कि उसने रुचिका से कहा था कि पापा ने जो प्रॉपर्टी उसके नाम की है वह ले सकती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभाल लूँगी। ये सुनकर दिनेश बस उसे देखता रह गया था, क्योंकि ऐसी सच्ची और मासूम लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम होती हैं। वह बेड पर बैठकर पढ़ाई करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। तभी दिनेश ने अचानक गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी ने कभी मेरे पापा के बारे में तुमसे कुछ बताया है? सवाल थोड़ा अचानक था, इसलिए रुचिका ने किताब से नज़र उठाकर उसे देखा और हल्की सोच में पड़ गई। फिर धीमी आवाज़ में बोली, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बार ही, वो भी हाल ही में, जब अंकल मम्मी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल आए थे। उसकी बात सुनकर दिनेश थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ रेखा से यही सुना था कि उसके पापा किसी दूसरी औरत से मिलते थे, और वो हमेशा यही समझता रहा कि वो औरत शायद रुचिका की मम्मी ही थी। लेकिन रुचिका ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, जब पापा के गुजर जाने की खबर सुनकर वो हमारे घर आए थे। उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी भरी थी, लेकिन मम्मी ने बाद में अपने कंगन बेचकर वो पैसे उन्हें लौटा दिए। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और फिर पापा की पेंशन और मेरी ट्यूशन से हमारा खर्च चलने लगा। हमें किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आवाज़ में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। वह आगे बोली, असल में मम्मी ने बताया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अंकल के पापा ने उनकी शादी कहीं और कर दी। अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते की इज्जत की, लेकिन रेखा आंटी को ये बात पता थी कि वो मम्मी को पसंद करते हैं। एक बार अंकल ने मम्मी से ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो उनसे दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो कभी किसी दूसरी औरत का घर नहीं तोड़ सकती थी। ये कहते हुए रुचिका की आंखों में अपने माँ के लिए गर्व साफ दिख रहा था। फिर उसने अपने पापा को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, हमारी कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब तक वो थे हमारी ज़िंदगी बहुत खुश और सुकून भरी थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। उसकी आवाज़ हल्की भर आई थी, लेकिन होठों पर एक सच्ची मुस्कान भी थी। मुझे मम्मी के फैसले पर कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसान चुना था। भले ही बाद में उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा के रिश्ते में सच्चा प्यार देखा है, और शायद इसी वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन चेहरे पर एक सुकून और प्यार भरी मुस्कान साफ नजर आ रही थी, जैसे वो अपने बीते हुए खूबसूरत पलों को फिर से जी रही हो। दिनेश के मन में एक अजीब सी जलन उठी, क्योंकि जिस बात को लेकर उसकी माँ हमेशा लड़ती रहती थी, असल में वैसा कुछ था ही नहीं। वो तो बस बेवजह की जलन थी, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रुचिका ने फिर से चुपचाप किताब में नज़र झुका ली, और दिनेश ने हल्की झुंझलाहट में सिर हिला दिया। पढ़ते पढ़ते रुचिका कब बेड पर ही सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जबकि दिनेश सोफे पर बैठा उसे देख रहा था,
कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगी और बिना ज़्यादा सोचे वह भी बेड पर आकर लेट गया। लाइट बंद कर दी। रात के किसी पल उसे एहसास हुआ कि रुचिका का हाथ उसके सीने पर रखा हुआ है। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर याद आया कि उसे तो वह खुद ही अपने कमरे में लाया था। रुचिका गहरी नींद में थी। दिनेश उसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे वो पल याद आ गया जब वह उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। वह शर्म से लाल हो गई थी। उसी याद में खोकर उसने धीरे से उसके गाल को छुआ और फिर उसके माथे को चूम लिया। उस पल उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे उसके दिल को पहली बार चैन मिला हो। उसे एहसास हुआ कि इस रिश्ते में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक सुकून दे रहा है। अगले दिन भी वह रुचिका को अपने कमरे में ले आया और अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद अब उसे उसकी आदत सी होने लगी थी। श्रुति जो पहले खुद उसके करीब आने की कोशिश करती थी, अब उसके ख्यालों में भी नहीं थी। वह अपने असूलों वाला इंसान था जिसने कभी शादी से पहले रिश्तों को उस तरह नहीं लिया, लेकिन अब उसके दिल में कुछ बदल रहा था। रात को जब सब साथ में खाना खा रहे थे, मोना और रुचिका बातें कर रही थी और दिनेश चुपचाप उन्हें देख रहा था, तभी मोना ने जिद की कि वह रुचिका को अपने कमरे में सुलाना चाहती है, लेकिन दिनेश ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई का नुकसान हो। रुचिका ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली और मोना नाराज होकर चली गई। कुछ देर बाद रुचिका कमरे में आई। अभी भी उसे वहां रहना अजीब लग रहा था। पिछली रात की बात याद कर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह बेड पर ही सो गई थी, जबकि उसे लगा था कि दिनेश पूरी रात सोफे पर ही रहा। वह नहीं जानती थी कि दिनेश खुद अपनी भावनाओं में उलझकर रात में उठकर दूर चला गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सोफे पर बैठे या बेड पर। तभी दिनेश ने नरमी से कहा, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तो वह धीरे से आकर बेड पर बैठ गई और पढ़ाई में लग गई, लेकिन एक सवाल हल नहीं हो रहा था और परेशान होकर वह रोने लगी। दिनेश तुरंत उसके पास आया, उसकी किताब हटाई और उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, रो क्यों रही हो? उसने गुस्से में कहा, यह सवाल नहीं हो रहा। दिनेश हंस पड़ा, इतनी सी बात पर रो रही हो, पागल। और फिर उसे बड़े प्यार से समझाने लगा। रुचिका उसकी बातों को हैरानी से देख रही थी। आप कितने इंटेलिजेंट हैं। उसकी मासूमियत पर दिनेश मुस्कुरा उठा और बिना सोचे उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। रुचिका एकदम घबरा गई और दूर हट गई। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। उसकी आवाज़ में डर था, क्योंकि वह किसी ऐसे रिश्ते में नहीं पढ़ना चाहती थी जिसका कोई भविष्य ना हो। दिनेश ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, पढ़ो। और वह थोड़ा दूर हो गया। रुचिका सोफे पर जाकर बैठ गई, लेकिन दिनेश को ये अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जब वह वहीं सोने लगी तो दिनेश ने मजाक में डरा दिया, वहाँ मत सोना, डर लगेगा। और वह तुरंत वापस बेड पर आ गई। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। दिनेश मुस्कुराया, कंबल हटाकर उसे देखा और फिर उसी कंबल में उसके पास लेट गया। उसके दिल ने पहली बार साफ कहा, वह अब उससे दूर नहीं रह सकता। एक हफ्ता यूं ही बीत गया। उसकी माँ भी वापस आ गई और रुचिका फिर से अपने कमरे में चली गई। उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और वह पूरी मेहनत से पढ़ाई में लगी थी, लेकिन दिनेश का दिल अब उसके बिना बेचैन रहने लगा था। सिर्फ एक हफ्ते में वह उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसकी खुशबू का आदी हो गया था। अब वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, जबकि श्रुति धीरे धीरे उसके ख्यालों से दूर हो चुकी थी। जब उसने रुचिका से मिलने की बात की तो उसने मना कर दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसकी छुट्टी थी तो दोनों मिलने बाहर गए। वापसी में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रुचिका बेहोशी में भी दिनेश का नाम ले रही थी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां घर के सभी लोग और श्रुति भी पहुंच गई। दिनेश के पैरों में फ्रैक्चर था और रुचिका के हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वे दोनों घर वापस लौट आए। दिनेश ने जैसे ही रुचिका को अपने कमरे में आने के लिए कहा, उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस बार दिनेश ने किसी की परवाह नहीं की। उसके पैरों में कई जगह फ्रैक्चर था, वह खुद से ठीक से चल नहीं पा रहा था और कुछ ही दिनों में ऑपरेशन के लिए उसे विदेश जाना था।
ऐसे समय में रुचिका बिना थके बिना शिकायत के दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति ने साफ कह दिया कि वह किसी अपाहिज इंसान का इंतजार नहीं कर सकती। और ये सुनकर दिनेश को पहली बार सुकून मिला कि वह सही समय पर उससे दूर हो गया। उसे रुचिका के लिए मन ही मन अफसोस भी होता, लेकिन जिस तरह वह बिना किसी शिकन के उसकी देखभाल कर रही थी उससे उसका दिल भर आता। अब उसके हाथ का प्लास्टर भी उतर चुका था और वह पूरी तरह दिनेश की देखभाल में लग गई। रेखा जी भी हैरान थी कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया वही आज उनके बेटे के लिए सब कुछ कर रही है। एक दिन दिनेश खुद से शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द की वजह से कर नहीं पा रहा था। पहले एक मेल नर्स उसकी मदद करता था, लेकिन अब उसे छुट्टी दे दी गई थी। तभी रुचिका ने उसे परेशान होते देखा, चुपचाप पास आई और बहुत सहजता से उसकी शर्ट बदल दी। दिनेश उसे देखता रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, पापा ने तुम्हारे बारे में जो कहा था आज समझ आया, तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर रुचिका झेंप गई। दिनेश ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया, लेकिन रुचिका जल्दी से बोली, पहले खाना खा लीजिए, और खुद को संभालने लगी। दिनेश हल्के मजाक में बोला, अभी तो बहाने बना लो, लेकिन मैं ठीक हो गया ना फिर तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा। उसकी बात समझकर रुचिका शर्म से लाल हो गई और दिनेश मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, जिसके लिए उसे लंदन जाना था। रुचिका पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन दिनेश भी उसके बिना नहीं जाना चाहता था। आखिरकार दोनों साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जाते वक्त रेखा जी ने रुचिका को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी हर गलती के बावजूद मेरा घर संभाला, ऐसी बहू किस्मत से मिलती है। ये सुनकर रुचिका की आंखें भर आई और दिनेश भी खुश हो गया कि आखिर उसकी मां ने उसे समझ लिया। लंदन पहुंचकर ऑपरेशन का समय आया तो रुचिका बहुत घबरा गई। वह बाहर बैठकर भगवान से दुआ करती रही। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। होश आने पर दिनेश सबसे पहले रुचिका को ही पुकारने लगा। वह वहीं बैठी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़कर पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बहुत डर गई थी। दिनेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब डर खत्म, अब सिर्फ खुशियां होंगी, और उसने वादा किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। रुचिका ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले ही खुशकिस्मत हूँ। उसकी मासूम बात पर दिनेश हंस पड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। कुछ हफ्तों में दिनेश पूरी तरह ठीक होने लगा। बैसाखी भी छूट गई। दोनों लंदन में ही थे और एक नई शुरुआत जैसा सब कुछ महसूस हो रहा था। अब दिनेश के दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी हो चुकी थी। उसकी नज़रें हर वक्त उसे ढूंढती रहती और रुचिका भी उसकी नज़दीकियों से घबराते हुए खुद को दूर नहीं रख पाती थी। एक दिन जब वह उसे खाना देकर जाने लगी, दिनेश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वह हल्के से उसके पास खींच गई और दोनों की नज़रें एक दूसरे में खो गई। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन और भरोसा था। दिनेश ने उसे अपने करीब खींचते हुए धीरे से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हें अपने पास रखने का पूरा हक चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। रुचिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। वह उसकी बाहों में सिमट गई, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की शुरुआत बन चुका है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अब सिर्फ साथ, भरोसा और सुकून था। दोस्तों, आज की हमारी ये दिल को छू जाने वाली कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी इमोशनल किया हो, आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो या आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई नई रोमांटिक, दिलचस्प और एहसासों से भरी कहानियाँ लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें और हर दिन प्यार भरी कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।